हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजायर आईएएस। इस वीडियो लेक्चर में हम जून मंथ के करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें हमने अभी 5 न्यूज उठाई है। बनाना कोविड क्या होता है ये समझेंगे। ये रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, ये क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये देखेंगे। उसके बाद एक इबोला वायरस डिसीज समझेंगे क्या है, इसमें क्या पता होना चाहिए हमको। और फिर अभी ये कोरोना वायरस से रिलेटेड एक न्यूज है, क्लैड ए क्या है, जिसको A3I कोरोना वायरस भी बोलते हैं, इसको समझेंगे। और फिर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ये एक नियो जो नंबर दिया 163348, ये सब काम का नहीं है, बट इसमें ये जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, और पोटेंशियल हजार्ड जो आपका होता है, इनमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं पोटेंशियल हजार्डस ऑब्जेक्ट्स, वो देखेंगे क्या होता है। तो बेसिकली हमें इन सब चीजों को यहाँ से हमको क्या बेसिकली कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना। ये क्या कंसेप्ट है वो समझना है, बाकी ये फैक्चुअल चीजें ये उतनी काम की नहीं है, बट हमको कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये बनाना कोविड क्या है, ठीक। अब बनाना कोविड है तो पहली बात याद रखना, ये बनाना से रिलेटेड है, और कोविड है मतलब ये कोई कोरोना जैसा लेना देना हो। तो पहली बात तो ये याद रखना ये वायरस नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बनाना कोविड जब मैं बोलता हूँ तो नॉर्मली हमारा कोविड काहे से होता है, वायरस से होता है, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ काहे की बनाना कोविड को, तो ये एक तरीके का, इसमें पूरा नाम आप जान लो क्या है, इसमें ये लिखा है फ्यूसेरियन विल्ड TR4, ठीक है ना। यहाँ पर TR4 क्या है पहले ये समझो। TR4 क्या होता है, TR4 का फुल फॉर्म होता है ट्रॉपिकल रेस 4। इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके का फंगस का स्ट्रेन है। बताया था मैंने, यहाँ पे वायरस नहीं है, ये बात याद रखना, ये क्या है, फंगस है। तो पहली बात जो एग्जाम में पूछता है क्या है कि भाई ये फंगस का स्ट्रेन है, वायरस का स्ट्रेन है, बैक्टीरिया का है, काहे का है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कोविड नाम में जरूर है, बट ये वायरस नहीं है, याद रख लेना, वायरस नहीं है। ये क्या है, एक तरीके का आपको जिसको मैं बोल रहा हूँ फंगस का स्ट्रेन है, ठीक है ना। ये फंगस का स्ट्रेन है कौन सा, TR4, जिसके कारण क्या होता है, ये होता है ये फिसेरियम विल्ट, ठीक है ना। इसको पनामा डिसीज भी बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये काहे के कारण होता है, फिसेरियन विल्ट, ये क्या है, पनामा डिसीज को बोला जाता है फिसेरियन विल्ट। काहे के कारण होता है, ये फंगस के स्ट्रेन के कारण होता है। फंगस के स्ट्रेन का क्या नाम है, TR4। तो TR4 यहाँ पर वो चीज है जो डिसीज को कॉज करेगा, ठीक है ना। डिसीज कौन सी होगी, तो ये वाली डिसीज होगी फिसेरियन विल्ट, ठीक है। ये डिसीज का कहाँ पे होती है, तो ये पता होना चाहिए आपको, बनाना के प्लांट्स में होती है, ठीक है। अब पहली बार इसको देखा गया था ताइवान में, ताइवान से ये एशिया में आया है, ठीक है ना। मतलब वैसे भी ताइवान एशिया में ही है, तो इसके साथ साथ ताइवान के अदर पार्ट्स, जो एशिया के अदर पार्ट्स हैं, वहां पर एंट्री हुआ। फिर एशिया से ये मिडिल ईस्ट एशिया में गया, है ना। मतलब ये आपका ऐसा है, ये है इंडिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये है ताइवान, ताइवान से इधर आया, फिर इधर से ये आपका, इधर पे जाओगे आप तो ये है आपका ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया, तो यहाँ पे आया। मिडिल ईस्ट के बाद आप देखोगे कि यहाँ के बाद क्या है, तो अफ्रीका आपका पड़ जाता है, तो यहाँ पर आपका ये अफ्रीका वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से अफ्रीका में ही ये गया, और फिर इसके बाद ये लैटिन अमेरिका में स्प्रेड हो, ठीक। तो मतलब ये कहाँ का है, तो याद रखना है ओरिजिन क्या है इसका, एशिया है। अब इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये होता है कि जो बनाना ये एक तरीके से फैलती है, ये जो डिसीज है जो फैलती है, इसीलिए इसको कोविड नाम दिया गया, समझना क्या। ये क्या करती है, स्प्रेड होती है, फैलती है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये जो जनरली जो पत्तियां होती है ना, उनकी पत्तियों पर अटैक करता है, और उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, येलो हो जाती है, ठीक है ना। ये जो एजेस होते हैं पत्तियों की, मान लो ये आपका बनाना का लीव है, ठीक है ना, ये तो यहाँ से आपको ये पूरा येलो 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 हो जाएगा पूरा, और धीरे धीरे करके खराब हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या होता है कि बाकियों और दूसरों में भी स्प्रेड होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमारी जो यील्ड होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो सब कमजोर हो जाती है, ठीक। इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसलिए साइंटिस्ट क्या रिकमेंड करते हैं कि इसको भी आइसोलेशन कर दो, क्वारंटीन कर दो, मतलब ये डिसीज स्प्रेड ना हो, इसलिए इस प्लांट को बाकी प्लांट में फैलने से रोकने का क्या है कि इसको आइसोलेट कर दो, इसको अलग थलग कर दो, इस वाले प्लांट को क्वारंटीन कर दो, तो उससे क्या होता है, हम स्प्रेड को रोक सकते हैं, ठीक। तो ये पता चल गया आपको कि बनाना कोविड नाम में है, लेकिन ये क्या है, वायरस नहीं है। वायरस ना हो करके ये क्या है, ये आपका फंगस से होता है, इसमें येलो लीव्स हो जाती है, ये पता होना चाहिए आपको। उसके साथ साथ क्या बोल रहा हूँ, बनाना क्रॉप की अगर मैं बात करूं, तो ये जो बनाना क्रॉप है ये क्या होता है, पहली बात आपको पता चाहिए, ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्रॉप मतलब ये लगभग यहाँ पे आप देखो जो 23.5 डिग्री ऊपर है,
और 23.5 डिग्री नीचे, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है ये कहां तक, लगभग 30 डिग्री तक मान लो आप, ठीक है ना, 30 डिग्री तक एक्सटेंड कर लो आप। इसके बीच का ये जो रीजन है, यहीं पर आपको बनाना क्रॉप्स देखने को मिलते हैं, है ना। देखो मेनली ये यहीं पर देखने को मिलते हैं। अब वो आप कोई एसेंशियल कंडीशन और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगा करके आप यूएस में भी उगा सकते हो उसको, लेकिन ये क्रॉप क्या माना जाएगा, ये ट्रॉपिकल क्रॉप ही माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 15 से लेकर के 35 डिग्री तक के आसपास का टेम्परेचर इसको चाहिए, इसको ग्रो होने के लिए, ठीक। प्लस ये ह्यूमिड क्रॉप है, समझ में आ रहा है, मतलब ये ह्यूमिड क्रॉप्स मेनली आप देखो, मिलने को तो आपको ड्राई में भी मिल जाएगा, सब ट्रॉपिक्स में भी मिल जाएगा, ये ट्रॉपिक्स है ना, ये ट्रॉपिक्स वाला एरिया हो गया, और ये सब ट्रॉपिक वाला एरिया हो गया 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ ह्यूमिड वाले एरिया में उगाओगे तो ज्यादा, एक तो ट्रॉपिक वाले एरिया में हो प्लस ह्यूमिड हो, तो वो सबसे अच्छा केला वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही ये बोल रहे हैं कि ये वेरिएशंस मिलते हैं, रीजनल ट्रॉपिक से लेकर के ड्राई सब ट्रॉपिक में भी मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी और उपज कहाँ पे होती है, एक तो ट्रॉपिक रीजन में हो, और ऊपर से अगर वो मॉइस्ट एरिया में हो, मतलब ह्यूमिड एरिया में हो, जैसे कि इंडिया में सब ज्यादा केरला में मिलता है, ये बात आपको पता नहीं चाहिए, क्योंकि केरला क्या है, ट्रॉपिकल भी है, उसके साथ साथ ह्यूमिड एरियाज भी, ठीक है ना। किस तरीके की सॉइल में ग्रो होता है, तो भाई ये लोमी सॉइल इसके लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है। लोमी सॉइल मतलब क्या होता है, लोमी सॉइल मतलब देखो सैंडी हो प्लस सिल्टी हो प्लस क्लेई हो, है ना, और इनका प्रोपोर्शन सेम हो, लगभग प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है ना, मतलब यूनिफॉर्म हो, मतलब वो सॉइल, उसमें सैंड की मात्रा, सिल्ट की मात्रा, क्ले की मात्रा, ऑलमोस्ट तीनों की मात्रा कैसी हो, बराबर हो, तो उस सॉइल को हम क्या बोल देते हैं, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल किसका एग्जांपल होता है, एक तरीके का एलुवियल सॉइल, अगर आप बात करो ना, एलुवियल सॉइल लोमी सॉइल ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, अब ऐसा नहीं है कि एलुवियल सॉइल हर केस में लोमी हो, ये डिपेंड करता है रीजनल वेरिएशन में, समझा कि जो बीच का एरिया है ना, ये जो यूपी वाला एरिया है, आप अगर ऊपर जाओगे हिमालय साइड, तो वहां पर आपको बहुत कोर्स देखने को मिलेगा, सैंडी ज्यादा होगा। फिर आप अगर बीच में देखोगे तो सैंडी सिल्टी देखने को मिलेगा, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो क्ले ही देखने को मिलेगा। तो मतलब ऐसा एरिया जहां पर आपको सैंड, सिल्ट, क्ले सबकी मात्रा मिले, एलुवियल सॉइल में आपको जनरली देखने को मिलता है। यहाँ पर तीनों की मात्रा यूनिफॉर्म होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं लोमी सॉइल, और लोमी सॉइल इसके लिए बहुत बेस्ट माना जाता है, ठीक। अब देखो इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो भाई वही बोला कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैलोरी होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। किसमें, बनाना में बात कर रहे हैं, ये बनाना की बात कर रहे हैं कि बनाना में आपको क्या क्या मिलता है, तो ये तो सबको ही पता रहता है कि कार्बोहाइड्रेट बनाना में मिलता है, उसके साथ साथ आपको प्रोटीन भी मिलती है और कैलोरीज भी होती है उसमें, ठीक है। इसके साथ साथ पोटेशियम भी देखने को मिलेगा, विटामिन सी भी देखने को मिलेगा, विटामिन B6 भी देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, ये सब आपको बताना चाहिए। अलग से याद रखो, कार्बोहाइड्रेट के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है, इसके साथ साथ आपको पोटेशियम भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये हमने देखा क्या, कोविड, जो बनाना कोविड था वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है ना, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, एक नेशनल प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। ये एक तरीके के क्या है, एक नेशनल प्रोग्राम है जिसको किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लॉन्च करने का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो यूथ है हमारे देश के, उनको हम क्या करें, उनको एम्पावर करें, काहे में, AI सेक्टर में, AI सेक्टर में उनके नॉलेज को एनहेंस करें, समझना कि ये जो स्किल गैप है उसको कम है, मतलब जो एक स्किल गैप बन चुका है उसको कम करा जाए, समझना कि उनको ज्यादा से ज्यादा AI के बारे में उनका रुचि बढ़ाई जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा इस AI सेक्टर में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, समझना कि जिसके कारण क्या होगा, हम जो सोशल इंपैक्ट सॉल्यूशंस होते हैं उनको क्रिएट कर सके, ताकि AI का नॉलेज लेकर के, AI में रुचि लेकर के, AI में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को गेन करके ये क्या कर सके, जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस को ये बाद में निकाल सके। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एम्पावर करना है यूथ को, ताकि वो क्या हो, AI से रिलेटेड जो भी आगे टेक्नोलॉजी आने वाली है, जो भी चीजें फ्यूचर में डेवलप होने वाली है, उसके लिए वो क्या करें, रेडी रहे,
समझ में, इसको बोलते हैं हम, ये एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। ये किस, यहाँ से 8 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को क्या किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। यहाँ पे जो सेंट्रल और स्टेट रन स्कूल्स हैं, है ना, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये जो जितने भी स्कूल्स हैं हमारी स्टेट, सेंट्रल और जो गवर्नमेंट रन स्कूल्स होती हैं, उनमें इस नेशनल प्रोग्राम को 8वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को कवर करने के लिए लॉन्च किया गया। समझना क्या, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये जो प्रोग्राम है वो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा, ठीक है ना, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसी ने ही इसको क्रिएट किया है। समझ में, इसी ने इसको तैयार किया और इसको लॉन्च किया गया। समझ में गया, किसके साथ साथ इसको ये लॉन्च किया गया है, कोलैबोरेशन करके, किसके साथ कोलैबोरेशन करके, इंटेल इंडिया के साथ कोलैबोरेशन के साथ, उसके साथ साथ इसको सपोर्ट मिला है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया। समझ में गया, तो किसने लॉन्च किया है, तो ये पता होना चाहिए, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने लॉन्च किया, उसी ने इसको क्रिएट किया, ठीक। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, 8वीं से 12वीं के बच्चों को बोला जाता है कि भाई आप क्या करो, मान लो कि 59 या 60 मिनट, मतलब 1 मिनट से कम समय की आप एक एआई से रिलेटेड कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करो, है ना। उस प्रेजेंटेशन को आप तैयार करते हो, उसको आपको अपलोड करना रहता है, फिर अपलोड करना पड़ेगा, आप जितना बेस्ट प्रेजेंटेशन दे सकते हो एआई के बारे में वो दो। फिर क्या किया जाएगा, बहुत सारे बच्चों को इसमें से जिन्होंने अलग अलग अपलोड किया होगा, अलग अलग अपना अपना परसेप्शन दिया होगा, अपना अपना जो भी प्रेजेंटेशन होगा उसको प्रेजेंट किया होगा, फिर उनके हिसाब से ये क्या करेंगे, कुछ बच्चों को चुनेंगे, फिर उनको बेटर तरीके से ट्रेन किया जाएगा, उनको बेटर तरीके से जो भी फैसिलिटीज होती है वो सब प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर उनको इसमें एनकरेज किया जाएगा कि आप इन सब चीजों में और ज्यादा चीजों में सोचो, और उनसे बहुत तरीके के मॉडल्स वगैरह बनवाए जाएंगे, उनसे बहुत तरीके के काम करवाए जाएंगे एआई से रिलेटेड, और फिर उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करेंगे, फिर उसका वीडियो वगैरह बना करके उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स तैयार करके उसको अपलोड किया जाएगा। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यूथ इसमें रुचि लेंगे और एनकरेज होंगे इन सब चीजों को करने के लिए। तो कुल मिला के रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ क्या है, तो याद रखो, स्कूल लेवल पर बच्चों को एआई से रिलेटेड एक्टिविटीज को इनकलकेट करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उसके अंदर किसने किया है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है, उसने इसको प्रोग्राम को बनाया है और लॉन्च किया है। ये एक तरीके का नेशनल प्रोग्राम है, मतलब पूरे इंडिया में इसको लॉन्च करने का सोचा गया है। समझ में गया, तो ये है आपका रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। नेक्स्ट क्या देखना है, इबोला वायरल डिसीज, ठीक। अब ये इबोला वायरल डिसीज क्या है, ठीक। अब ये जो कॉन्गो है ना, उसको क्या किया है, अभी फिर से इसने इबोला को एपिडेमिक डिक्लेयर करा है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है उसने डिक्लेयर किया है किसको, ये इबोला को एज एन एपिडेमिक, कहां पर, जो उसके वेस्टर्न सिटी थी, सिटी का नाम ये है MBANDAK, जो भी आपको पढ़ना हो आप पढ़ लेना। यहाँ पर क्या है, उसको उस सिटी का बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो रिसेंटली DRC ने क्या कर दिया, इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। समझ में क्या, अब ये क्या है समझ में आना चाहिए आपको, इबोला वायरल डिसीज। पहली बात ये काहे से होता है, ये वायरस से होता है, ठीक है ना, ये वायरस से होता है। ये एक तरीके की हेमरेजिक फीवर होता है, समझ में क्या, जिसमें आप इसमें आपके सिम्टम्स वगैरह बताऊंगा और क्या क्या चीजें हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपको सडन फीवर होगा, बहुत ज्यादा वीकनेस लगने लगेगी, मसल पेन होने लगेगा, सोर थ्रोट आने लगेगा, इसके साथ साथ वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, और आपका इंटरनल और इसके साथ साथ एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी होने लगती है। समझेगा, तो इसी को बोलते हैं हम हेमरेजिक फीवर होगा, ठीक है। तो ये इबोला वायरस के कारण होता है, ये एक फेटल इलनेस हो जाती है। समझा, इसके कारण आपको अगर वैसे तो इसका इलाज ही नहीं है, अगर आप बहुत अनलकी हुए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। समझा गया, तो भाई डेथ, इनफैक्ट कोरोना वायरस से ज्यादा फेटल है ये डिसीज, ठीक है। तो इबोला वायरस जो है वो आपको फिर से रिसेंटली आउटब्रेक देखने को मिल रहा है, उसको कंट्रोल कर नहीं पा रही है वहां की गवर्नमेंट, तो इसीलिए इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। पहली बार ये कहां पे डिक्लेयर किया गया था, तो ये आपको यहीं पे किया गया था, ये DRC में ही डिक्लेयर किया गया था। कब, 1976 में। इबोला नदी के आसपास के रीजन में ये पहली बार देखा गया था, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसको बोला जा रहा है इबोला, रिवर से ही इसका नाम आया है इबोला वायरस, ठीक। अब ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये वाइल्ड एनिमल से कहां पे आता है, वाइल्ड एनिमल से मतलब ये वाइल्ड एनिमल से आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक तरीके का जूनोटिक डिसीज है ना, जूनोटिक डिसीज है, जो कि क्या हो रहा है, वाइल्ड एनिमल से पहले ह्यूमन में स्प्रेड होता है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका होने लगता है।
समझ में गया? तो ये एक तरीके का जूनोटिक डिसीज है, ये इसका सिम्टम होता है। इबोला रिवर्स इसका नाम आया है, और ये हेमोरेजिक फीवर है, कहाँ होता है, क्या होता है, ये सब फीचर आपको बता दिया। इसका सिम्टम्स भी मैंने आपको समझा दिया है। 1976 में पहली बार देखने को मिला था। ये बहुत तेजी से है, फेटेलिटी रेट बहुत हाई है इसका एज कम्पेयर टू कोरोना वायरस, ठीक है ना? ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें ब्लीडिंग वगैरह भी होती है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ब्लीडिंग, समझ में? डायरिया वॉमिटिंग के साथ साथ, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे पूरा इसका समझाया हुआ, अभी देख लेंगे इसको क्या है। यहाँ पे देखो करेंटली अभी मैं अगर आपसे पूछूं इसका कोई ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पर कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है इबोला के लिए। इसके साथ साथ कोरोना के लिए भी आपको पता है एट प्रेजेंट अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, समझ गया? ठीक। बट क्या किया जाता है कि भाई कुछ जो सिम्टम्स होते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना? जैसे कि आपकी वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया जाए, डायरिया को कंट्रोल कर लेते हैं, और इन्फेक्शन होता है, इनका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, बस। समझ गया? इसमें इंटरवेंशन करके आप थोड़ा सा उसको वीक कर सकते हो, इतना कर सकते हो बस, बाकी इसका ट्रीटमेंट नहीं है, समझ गया? इंटरवेंशन आप कर सकते हो अर्ली स्टेज में, जिसमें रिहाइड्रेशन कर सकते हो आप। जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसके काउंटर में आप रिहाइड्रेशन कर दो, समझा क्या? जिसमें बॉडी में सॉल्ट कंटेंट आप बढ़ा सकते हो, सॉल्ट का अगर रिडक्शन हो गया है तो। फिर इसके साथ साथ जो सिम्टम्स है जैसे लो ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, डायरिया, इन्फेक्शन, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो, इतना कर सकते हो आप, ठीक है? वैक्सीन क्या है, एक मैंने आपको कोरोना जब पढ़ा रहा था, कोरोना के समय आपको बताया था मैंने, है ना? कोरोना के समय मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको पता करना है क्या वो रेमडेसिविर है ना, क्या वो डेक्सामेथासोन थी, है ना? कौन सी मेडिसिन ड्रग थी वो देखना है आपको, है ना? डेक्सामेथासोन था वो, क्या वो आपका उसके साथ साथ अगर वो आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है क्या, ये आपको देखना है, ठीक है? अगर इसके साथ साथ कोई अदर है क्या जो मैंने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया है, क्या वो कोई ड्रग्स थी क्या, वो बहुत न्यूज में थी अभी, आपको मैंने ये इसके बारे में आपको बताया है, इसके बारे में आप पता कीजिए कौन सी डिसीज थी, ठीक है? अब एक और वैक्सीन है इससे रिलेटेड, RVSV जेबोव, बस ये याद रखो, जेबोव अगर आए एग्जाम में तो आपको पता हो जाना चाहिए कि हाँ ये एक इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन है, जो कि बहुत माना जा रहा है कि बहुत सेफ है और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट इबोला वायरस। तो एक ये वैक्सीन का याद रखो, और एक इनमें से कोई एक सी जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा दी, वहां से आपको पता करना है, ठीक है ना? अब ये फ्रूट बैट से ये फैलता है, मैंने आपको बताया एनिमल से ये इंसान में आता है, ठीक? तो ये जो फ्रूट बैट है ये इसका होस्ट करता है, इस वायरस का होस्ट करता है। वहां से ये फ्रूट बैट से क्या होता है, ये वहां से हमारे बॉडीज में ये ट्रांसमिशन होता है, ठीक है? अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं, आप एक बार पता करिए कि वायरल ये जो वायरल है, मतलब ये जो वायरस है, ठीक है ना, ये वायरस है, ये आपको पता करना क्या है, ये RNA वायरस है जो हमारे बॉडी में एंटर होता है, कि ये DNA वायरस है, ठीक है ना? ये भी आप पता कर लीजिए एग्जाम के लिए, समझा क्या? ये मैंने आपको समझाया है RNA वायरस क्या होता है, DNA वायरस क्या होता है। RNA वायरस मतलब जहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या हो, RNA हो। DNA वायरस जहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या हो, जेनेटिक मटेरियल जहां पर DNA हो, उसको क्या बोल देते हैं, ये बोल देते हैं, ठीक? तो अब देखो ये क्या करेगा, अब देखो इसमें कैसे आया, ये इबोला वायरस है, ठीक है? ये इबोला वायरस है। इसमें जैसे कोरोना में मैंने आपको बताया था कि स्पाइक प्रोटीन होता है ना, वैसे यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब ये स्पाइक प्रोटीन वाला कैसा काम कर रहा था वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। और ये है फ्रूट बैट जो सेल है, फ्रूट बैट है, उसके सेल में ये रिसेप्टर होते हैं, ये सिमिलर काम करता है वायरस। वायरस कैसे काम करता है, इसकी फंक्शनिंग मैंने आपको समझाई है ना, कि हाउ वायरस वर्क्स। ये जो फंक्शन है इसका मैंने बता दिया। बस आपको क्या रखना है कि वायरस होता है, वायरस में क्या बताया मैंने आपको, अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उस पर प्रोटीन की कोटिंग होती है। उन प्रोटीन की कोटिंग में कई बार स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स क्या करते हैं, रिसेप्टर में जाकर के अटैच करते हैं, और फिर उस रिसेप्टर में जाकर के क्या करेंगे, उस रिसेप्टर्स में जाकर के वो सेल में एंटर होते हैं, फिर सेल के साथ ट्रिक करके अपना DNA को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करने लगते हैं। अगर वो DNA वायरस है तो DNA रेप्लिकेट करेगा, RNA वायरस है तो RNA, मतलब कुल मिला के अपना जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने लगते हैं। वायरल रेप्लिकेशन होगा और वो फैलने लगेगा। उसके बाद वो बैट में फैलने लगा वो वायरस, उसके साथ साथ जब बैट के संपर्क में इंसान आता है तो उससे क्या हो जाता है, ह्यूमन में आ गया। ह्यूमन के बाद आपको पता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगेगा,
समझ में आ गया? अब ये कैसे इसकी फंक्शनिंग है, इसको मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा दिया कि कैसे काम करता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप पिछला लेक्चर जा करके देख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्लैड 1 या फिर A3I कोरोना वायरस क्या है, अब ये समझना है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये क्या चीज है, तो यहां पर देखना, अभी रिसर्चर्स ने क्या किया है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है इस चीज को, किसको, A3I कोरोना वायरस। मतलब ये क्या है, A3I क्या है, समझो ये एक तरीके का टाइप ऑफ कोरोना वायरस। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, क्लैड क्या है ये समझो। क्लैड मतलब होता है कॉमन, अपना जो इंसेस्टर होता है ना, कॉमन इंसेस्टर, कॉमन इंसेस्टर। अब देखो, जैसे आप हो, ठीक है, ये आप मान लेते हैं कि भाई ये हमारा ब्रदर है, ये हमारी सिस्टर है, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ मान लो ये मेरी मौसी का लड़का है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं मौसी की लड़की, ठीक। अब लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं इनको कॉमन करें, इसका एंसेस्टर पता करें, तो कहीं ना कहीं हम जाकर के एक जगह मिलेंगे, है ना, तो वो हमारा कॉमन एंसेस्टर होगा। तो इसको क्या बोला जा रहा है, क्लैड, इसको बोला जाता है क्लैड। समझ में, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लैड क्या है, तो अभी देख लेंगे क्या है। ये देखो क्लैड क्या है, एक टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये क्या है, एक तरीके का टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। मतलब जहां पर हमने क्या कर दिया, हमारे होमोलॉगस फीचर के आधार पर हम कॉमन एंसेस्टर को ट्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं क्लैड, क्लैड 1। तो यहीं पर हमको पता चला है, ये जो A3I वायरस है, ये A3I वायरस, मतलब ये देखो, ये एक व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति, आपस में तो डिफरेंट होंगे ना, है ना, ये इससे डिफरेंट होगा, इससे डिफरेंट होगा, वैसे सब डिफरेंट है, वो एक ही भाई बहन ही है, बट डिफरेंट हो रहा है ना, है ना, उनका नाम सेम, मान लो कि सरनेम सेम लिख रहा है, बट है तो वो टोटली डिफरेंट। वैसे क्या होता है, जो कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस वो बहुत तरीके के टाइप्स के होते हैं, है ना, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। उनमें से एक क्या है, A3I टाइप। समझ में क्या, A3I टाइप का ये जो है वो भी क्या है, मतलब मैंने आपको बताया वायरस, कोरोना वायरस बहुत तरीके के हैं, उनमें से जो एक टाइप का है वो है A3I कोरोना वायरस। ये इंडिया में जो पेशेंट्स हैं उनमें लगभग 41% जो वायरस, जो कोरोना वायरस इन्फेक्ट किया है उसका कौन से तरीके का है, उसका जब हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की तो हमको वो पता लगा कि भाई वो कैसा है, वो A3I कोरोना वायरस है। मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग से ये पता चल रहा है कि इंडिया में ये वाला जो टाइप का वायरस है वो ज्यादा इंफेक्शन कर रहा है। समझ में, अगर वहीं पर हम बात करें ग्लोबल लेवल पर, तो ग्लोबली लगभग 350%, 350 बोलो 3.5% जो जितने भी कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग की है, उसमें से 3.5% लोगों का जो जीनोम सीक्वेंसिंग मैच कर रहा था, वो कैसे कर रहा था, वो इसी पर्टिकुलर ट्रेट से कर रहा था, मतलब A3I वायरस, है ना। क्लेड क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिसर्चर्स हु सीक्वेंस 64 जीनोम लिंक्ड दी, ये सब मैंने आपको बता दिया कि SARS-CoV-2 का स्ट्रेन है, स्ट्रेन ही है एक तरीके का वो, ठीक है ना। और ये सब क्या है, तो ये सब कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है ना। अब वही मैं बोल रहा हूँ आपको, जो कोरोना वायरस का अगर हम जीनोम की बात करें, जब हमने उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया तो उसको हमने क्लासिफाई कर दिया काय में, 5 क्लस्टर्स में, है ना। वो 5 क्लस्टर्स कौन कौन से हैं, A21, A3, A3I, B एंड B4। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा है, A3I वाला जो है, उसका सबसे ज्यादा, मतलब ये सब क्या है, ये सब टाइप्स ऑफ वायरस है। समझ में, ये जो कोरोना वायरस के ही टाइप्स हैं, है ना, कोरोना वायरस के ही टाइप्स हैं, है ना। उनका कॉमन इंसेस्टर क्या था, तो मैंने आपको बताया क्लेड जो होता है, क्लेड ग्रुप जो है वो कॉमन इंसेस्टर है, उसमें क्लेड 1 जो है वो इन सब का कॉमन इंसेस्टर, ठीक। तो ये आपको मैंने बता दिया, टेक्सोनोमिक ग्रुप होता है, ये ग्रुप को कैटेगराइज करने का तरीका हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, A3I ऐसा पूछेगा, बस इतना याद रखो A3I क्या है, तो आपको पता चाहिए एक तरीके का टाइप है, स्ट्रेन है काय का, कोरोना वायरस का, बस, ठीक है ना। 5 तरीके के हैं टोटल, ये आपको बता दिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। अब ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो है नियो 163348, अब ये सब चीजें आपको एग्जाम में नहीं याद आएगी, और ना ही ये आपको उतना ध्यान में रखना है। आपको क्या ध्यान में रखना है बेसिकली, कि भाई ये जो एक, वैसे कंटेक्स्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये जो जिसको हम नियर अर्थ एस्टेरॉइड बोलते हैं, जिसका नाम है 163348, जिसको 2002 NM4 भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अभी नासा ने कैटेगराइज किया है, इसको बोला है कि ये एक तरीके का पोटेंशियली हजार्ड एस्टेरॉइड है, ठीक है। ये पोटेंशियली हजार्ड एस्टेरॉइड क्या होता है ये देखेंगे, उसके साथ साथ पहले हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या है। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट मतलब समझो आप ये सोलर सिस्टम,
है ना, सोलर सिस्टम का ही ऑब्जेक्ट है एक तरीके का, समझ लगे, जिसका हम अगर बात करें ऑर्बिट, जिसकी ऑर्बिट क्या होती है, वो अर्थ की जो हमारी ऑर्बिट है उसमें अक्सर इसकी एंट्री होती रहती है, समझना, उनको क्या बोल देते हैं हम, सोलर जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बोल देते हैं हम। मतलब ये अर्थ का ऑब्जेक्ट, ये ऑर्बिट है, समझो ये अर्थ का ऑर्बिट है, इसके पास मान लो ये एस्टेरॉइड है। अब ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट आपका, ये आपका एस्टेरॉइड हो सकता है, ये आपका एस्टेरॉइड के साथ साथ ये क्या हो सकता है, एस्टेरॉइड के साथ साथ ये आपका कॉमेट हो सकता है, मान लो ये। अब ये क्या करता है, ये ऑर्बिट करता है तो हमारे अर्थ के साथ साथ इसका चक्कर लग जाता है, यहाँ पे चक्कर लगाता है, तो हमारी अर्थ ऑर्बिट में इसकी एंट्री हो गई ना। हमारी अर्थ ऑर्बिट से ये क्या करता है, कई बार कंफ्लिक्ट करने लगता है, टकराएगा नहीं टकराएगा वो तो बात की, बट हमारी अर्थ ऑब्जेक्ट, जो अर्थ की ऑब्जेक्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक, जो अर्थ का जितना डोमेन है उसमें जब एंट्री होने लगती है उसको क्या बोल देते हैं हम, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, समझ। और इनमें से जिनकी ये पोटेंशियल हो सकता है कि वो टकरा करके, है ना, ये अर्थ है मान लो हमारा, यहाँ से चक्कर लगा रही है, ठीक है ना, ये चक्कर लगा रही है, यहाँ पे होगी, कभी यहाँ पे होगी, कहीं यहाँ पे होगी, कहीं यहाँ पे होगी, है ना, कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है ना। अब ये हमारा ऑर्बिट के आसपास तो अर्थ चक्कर लगा रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपको क्या बताया, ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारा ऑर्बिट्स में क्या होता है, अक्सर आता रहता है, उसको क्या बोल देता है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का इतना पोटेंशियल है कि टकरा सकता है और बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, उसको क्या बोल देते हैं, पोटेंशियली हजार्ड एस्टेरॉइड, समझना कि उसको क्या बोल देते हैं हम, पोटेंशियली हजार्ड एस्टेरॉइड। तो ये कंसेप्ट याद रखना, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, ठीक, कि भाई ये पोटेंशियली हजार्ड एस्टेरॉइड क्या होता है, ठीक। तो नियोस क्या है, नियोस क्या है, तो ये क्या हो सकते हैं, कॉमेट हो सकते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, अपने जो नियर बाई प्लैनेट होते हैं उनकी ऑर्बिट में आ जाते हैं और एंटर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अर्थ के नेबरहुड में एंटर कर जाते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं हम, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, समझा क्या। ये काहे से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये एस्टेरॉइड भी हो सकते हैं, कॉमेट भी हो सकते हैं। कॉमेट है तो आपको पता है वाटर आइस होता इन डस्ट पार्टिकल्स में एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है ना। नियो ओकेशनली अप्रोच क्लोज टू अर्थ एज दे ऑर्बिट द सन, ये मैंने आपको बताया था कि भाई जब वो ऑर्बिट करते हैं तो वो कई बार क्या होता है, अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए नियो अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। अब ये कंसेप्ट बस आपको पता होना चाहिए, इतना आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। अब उसमें केमिकल मिक्सचर वगैरह कुछ भी हो सकता है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, आप रीड कर लेना। बाकी मेन चीज क्या है तो वो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, नियो क्या होते हैं ये याद रखो, ठीक है ना। एस्टेरॉइड क्या है आपको पता है, कॉमेट्स क्या होते हैं ये भी आपको पता है, कुछ भी हो सकते हैं, एस्टेरॉइड भी हो सकते हैं नियो, और एस्टेरॉइड के साथ साथ कॉमेट भी हो सकते हैं, मिटियोर्स हो सकते हैं, मिटियोराइट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं कि अर्थ के नेबरहुड में एंटर कर जाते हैं, या फिर किसी भी अपने सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके ऑर्बिट में एंटर कर जाए, समझना, तो उसको हम नियोस बोलते हैं। लेकिन हम जनरली ये अर्थ के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए आपको पता होनी चाहिए नियो क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियली हजार्ड क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियली हजार्ड हम किसको बोलते हैं, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।